हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, उसके अगले टॉपिक को कराने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड एजुकेशन एज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को और कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ रही हैं इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है हम सबको पता है वो है राइजिंग पॉपुलेशन। रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। दिस इज बिकॉज इट रिड्यूसेस per head availability of existing facilities relating to housing, sanitation, drainage, water system, hospitals, education, पावर सप्लाई एट्सेट्रा। मतलब जो बहुत ज़्यादा रफ्तार से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल अफेक्ट हो रही है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि ये पर हेड हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ को कम कर रहा है, क्योंकि हाउस कम पड़ रहे हैं, ड्रेनेज सैनिटेशन सिस्टम कम पड़ रहा है, पीने की का पानी की व्यवस्था अच्छी तरह नहीं हो पा रही, हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे हैं, एजुकेशन में सरकार जितना मर्जी स्कूल कॉलेज प्राइवेटाइजेशन कर ले कम ही पढ़ रहे हैं, पूरी तरह सबको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिल पा रही, पावर सप्लाई भी लिमिटेड है जिसकी वजह से कट्स और शॉर्टेजेस ऑफ पावर होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये किसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये राइजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से सबको सारा कुछ नहीं अवेलेबल हो पा रहा। इन टर्न दिस लीड्स टू फॉल इन कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेशलाइज स्किल एंड नॉलेज, जिसकी वजह से स्पेशलाइज स्किल और नॉलेज को गेन करने में लोगों को दिक्कत आ रही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो प्रॉब्लम का है वो है ब्रेन ड्रेन। सो ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन होता है माइग्रेशन ऑफ पर्सन born and educated trained in India to developed countries is a serious threat to the process of human capital formation in the country. So simple language में या हिंदी में मैं आपको क्लियर करूँ तो माइग्रेशन होती है, ये ब्रेन ड्रेन को माइग्रेशन ही बोलते हैं। बट होता क्या है कि ये इस कंट्री में जैसे इंडिया में पढ़े हैं, एजुकेट हुए हैं, जन्म पैदा हुए हैं और ट्रेन यहाँ पे हुए हैं, लेकिन अपनी सर्विसेज वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको उनकी सर्विसेज के या उनके काम के ज़्यादा और अच्छे पैसे मिलते हैं, इसलिए वो वहाँ माइग्रेट हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। ठीक है, और ये एक सीरियस चैलेंज हमारे देश के लिए बनता जा रहा है कि ट्रेन हम कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर और अच्छे एमबीएस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आईटी के इंजीनियर्स हम बना रहे हैं, लेकिन वो अपनी सर्विसेज डेवलप्ड कंट्रीज में दे रहे हैं जिससे देश को नुकसान होता है, सर्विसेज नहीं वो यहाँ देते अपनी। Those who decide to migrate are persons of high caliber: scientists, administrators, executives, engineers, physicians, educationists, etc. This is described as the problem of brain drain. ये brain drain की problem कहलाती है। So this slow down the process of human capital formation. ये human capital formation के process को और कमज़ोर करती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है थर्ड, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग का क्या मतलब है कि मैन पावर की जो प्लानिंग है उसमें कमी है। नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस ऑफ एवर राइजिंग वर्कफोर्स इन द कंट्री। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा कि जो एवर राइजिंग वर्कफोर्स है, जो लगातार वर्कफोर्स हमारे देश की बढ़ती जा रही है, ठीक है, मतलब सप्लाई के लिए वो रेडी हैं लेकिन उनके लिए जॉब्स नहीं है, इसलिए डिमांड और सप्लाई में गैप रहता है। मतलब जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो आ गए, जैसे 14 लाख 15 लाख लोग ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, इतने ही इंजीनियरिंग करके आ गए, तो क्या उतनी जॉब्स हमारे देश में निकल रही हैं? तो ये डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को अफेक्ट कर रही हैं। सप्लाई बढ़ जा रही है, लोग काम करने को रेडी हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, स्किल भी है, लेकिन मार्केट में उनके काम की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है और ये प्लानिंग सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। एज ए रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं। इट इज़ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल। तो उनकी ह्यूमन पावर, क्योंकि वो जब कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है तो वो एनर्जेटिक होता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है इकोनॉमी और सोसाइटी के प्रति, बट उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, उसकी स्किल जो उसने सीखी है वो वेस्ट हो रही है क्योंकि जॉब नहीं है मार्केट में या उसके लिए काम नहीं है। ठीक है, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। ऑन द जॉब का मतलब तो आप समझते हो कि काम करते करते सीखना, वो प्राइमरी सेक्टर में मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि खेती तो एक बार उगा दी, फसल उगा दी तो उसके बाद सारा साल क्या करना है, उसको उगने या पकने की वेट करने के साथ साथ अगर वो कुछ ऐसी स्किल या ऐसा काम शुरू कर लें जिसके साथ उनकी कुछ अर्निंग भी होती रहे तो उनको आसानी मिलेगी। अगर
प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के ही चीज़ों से रिलेटेड, फसलों से रिलेटेड अगर उनको कोई ट्रेनिंग मिल जाए कि कौन सी फसल अच्छी है, कौन सी फसल को किस तरीके से बोया जाए, इसकी भी अगर ट्रेनिंग उनको समय के समय मिलती रहे तभी वो उसका आउटपुट भी बढ़ सकता है। सो प्राइमरी सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल। वो ये अभी भी प्रोफेशनल स्किल्स में नहीं गिना जाता, ना ही इस पर अटेंशन दी जा रही है। Two notable points are that the traditional wisdom predominates the primary sector। अभी भी वो पुरानी ट्रेडिशनल सोच ही प्रीडोमिनेट कर रही है एग्रीकल्चर से या प्राइमरी सेक्टर में कि हमें यही करना है, नई चीज़ नहीं सीखनी। एंड दैट द जॉब्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर हाईली स्कैंट एंड इफ नॉट लिस्टलेस। और जो इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद जो जॉब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं, अगर मतलब कह लो कि नाम मात्र हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को फिर प्राइमरी सेक्टर की ट्रेनिंग करने का या उस तरीके की पढ़ाई करने का कोई इंसेंटिव ज़्यादा नहीं मिलता। अकॉर्डिंगली देयर इज अ सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्टर में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। इन आर एंथुजियाज्म टू स्प्रेड हायर एजुकेशन वी हैव ओपन मैनी यूनिवर्सिटीज अनमाइंडफुल ऑफ देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब है कि यहाँ पे अभी भी जो पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया। सरकार की मदद से, सरकार के विजडम पे या सरकार के इनिशिएटिव से बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो खुल गई हैं, लेकिन उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड उतना नहीं बढ़ पाया कि जिससे क्या हो रहा है कि विच आर प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हुज स्किल्स आर नॉट एट पार विद द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो उनका स्किल या एफिशिएंसी उतनी नहीं है, उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है जो काम उनको मिलेगा या मिलता है उसके बराबर का टैलेंट उनके पास हो, अवेलेबल हो। ठीक है जी। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। एजुकेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एजुकेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें बच्चों को टीच किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और लर्न करना सिखाया जाता है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। इट improves knowledge and develops skills. So education is the undercurrent of economic and social change। किसी भी इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो एजुकेशन इज ए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सोशल सामाजिक चेंज को भी चेंज करता है आने वाले समय के साथ मॉडर्न होने के लिए। However, compared to other countries of world, spread of in India has not been so encouraging। हालांकि हमारे देश में बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में एजुकेशन का प्रसार या प्रचार इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। इवन लिटरेसी रेट इन कंट्रीज़ इन आर कंट्री कॉन्टिन्यूज टू बी वेरी लो, कि जो हमारा लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या है। सबसे पहला है एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को प्रोड्यूस करता है। इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस और टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करता है। इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है उसमें मदद करता है। इट एक्सपेंड्स मेंटल होराइजन ऑफ द पीपल, ये लोगों का सोच का तरीका बदलता है, वो और ज़्यादा मैच्योर होकर सोचते हैं। ठीक है। इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू जनरेशन ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब लोग पढ़े लिखे होते हैं, चाहे डॉक्टर या इंजीनियर या एडमिनिस्ट्रेटर या एजुकेटर या MBA या चार्टर्ड अकाउंटेंट या BCom के फॉर्म में, तो ठीक है, उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि वो ग्रेटर फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन, ये देश के लोगों का कल्चरल स्टैंडर्ड भी इंप्रूव करता है। इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी, और ये सबसे बड़ी बात फॉरमोस्ट, ये ह्यूमन पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है किसी भी व्यक्ति की जब पढ़ा लिखा होता है। ओके जी। तो अब आगे बात करते हैं नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन। सिंपल बात है कि सरकार को एजुकेशन के सेक्टर में इन्वॉल्व क्यों होना पड़ता है, क्या ज़रूरत है। These sector education sector needs huge investments with a very high and fixed expenditure। यहाँ आप दिस भी कर सकते हो, these मैंने इसलिए लिखा था बिकॉज ये सेम प्रॉब्लम हेल्थ सेक्टर के साथ भी आती है, वहाँ भी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो यहाँ पे दिस सेक्टर कर लो, दिस सेक्टर, क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं।
दिस सेक्टर नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, इसमें बहुत ज़्यादा फिक्स एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, मतलब बहुत बड़े स्कूल्स की बिल्डिंग, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग चाहिए, बहुत सारी सैकड़ों एकड़, कई बार तो जगह चाहिए होती है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी का सर्वे किया है या कहीं कभी वहाँ गए हो तो देखो कितनी जगह है, इवन आपके स्कूल या कॉलेज में कितना बड़ा कैंपस होता है। तो इतनी जगह को एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जब लगाएगा तो बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन अनलेस दे अलाउड टू रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट। तो वही बात आ गई ना कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जब उस पर पैसा लगाएगा, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत सारा पैसा लगता है जब, तो वो उस कॉस्ट को रिकवर कैसे करेगा? तो रिकवर करने के लिए उनको अपनी सर्विसेज की फीस बढ़ानी पड़ती है। मतलब फिर वो फीस कहाँ से चार्ज करेंगे? वो हायर फीस चार्ज करेंगे स्टूडेंट से। हॉस्पिटल्स के केस में वो मरीजों से ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे। तो एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट इन्वेस्टर वो अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए या कवर करने के लिए वो चैरिटेबल तो चलाएगा नहीं, वो फीस में बढ़ोतरी करेगा, जो कि गरीब देश है हमारा। पीपल इन ए प्योर कंट्री लाइक आर्स कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस एजुकेशन। हमारे देश के लोग, गरीब लोग महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, एंड हेल्थ, और हेल्थ भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, मतलब हॉस्पिटल्स के फॉर्म में। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज आर अनअवेयर अबाउट द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज। और जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं वो इसकी सर्विसेज के बारे में अनअवेयर हैं, इसकी क्वालिटी और कॉस्ट का उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि किसी चीज़ की अगर वो कीमत दे रहे हैं क्या वो वाजिब कीमत है या नहीं। मान लीजिए कोई एक्स स्कूल या कॉलेज है, उसकी फीस 18 लाख है, तो क्या वाकई उसकी सर्विसेज ऐसी हैं कि वो 18 लाख डिजर्व कर रहा है फीस लेना? पेरेंट्स तो फीस के फॉर्म में बच्चों के लिए लोन तक भी ले रहे हैं, एजुकेशन लोन भी लेते हैं, ठीक है, बट क्या वो सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल या इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि 18 लाख की फीस के बराबर की उनको सर्विस दे रहे हैं? ये पैमाना नहीं है हमारे देश में इस सर्विसेज की एग्जैक्ट वैल्यू को कंसिडर करने का या मेजर करने का, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों। सो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है टू इंश्योर दैट सर्विस प्रोवाइड्स फॉलो द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स। तो सरकार को फिर प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है। व्हेन द बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज कंसिडर्ड एज राइट ऑफ सिटीजन, जब बेसिक एजुकेशन या हेल्थ केयर हम मानते हैं कि हमारे देश के सिटीजन्स के लिए राइट है, तो गवर्नमेंट की ये ज़रूरत बनती है, गवर्नमेंट की भी ये मजबूरी, ड्यूटी और राइट भी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड किया जाए, एटलीस्ट फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और एटलीस्ट बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग पोजीशन। हमारे देश में एजुकेशन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कैसे बना हुआ है यहाँ अंडरस्टैंड करिए। फोकस ऑन एजुकेशन हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज ओवर टाइम। हमारे देश में एजुकेशन पे फोकस बहुत ज़्यादा बड़ा है ओवर टाइम। आप अभी यदि देख ही रहो, मेरी वीडियो भी यदि आप देख रहे हो तो ये यूट्यूब पे आ रही है, मेरे अपने प्राइवेट चैनल पे आ रही है, तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी ना किसी टॉपिक को लेके। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसीलिए तो सारे जने फोकस इस पर कर रहे हैं। सो इट इज़ इनकरेजिंग टू नोट दैट नियरली 96% चिल्ड्रंस आर नाउ स्कूल गोअर्स। तो इसका मतलब हमारे देश में अभी भी 96.5 चिल्ड्रन ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। बट इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स देयर इज अ बिटर ट्रूथ। इस स्टैटिस्टिक्स के पीछे अभी भी एक कड़वी सच्चाई ये है कि डिस्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूज टू बी डिसअपॉइंटिंग। सच्चाई ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दिया है 4 से लेकर 14 साल, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, बट फिर भी क्वालिटी एजुकेशन और जो स्कूल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है कि उनमें इतनी ज़्यादा तब्दीली या इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। ना ही बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल पा रही है, ना क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है, ना ही उन स्कूल या इंस्टीट्यूशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि वो कुछ सीख पाएँ। दिस अलॉन्ग विद द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड फिगर मेक एजुकेशन अ स्टिल चैलेंजिंग प्रोपोजिशन इन इंडिया। इसलिए इस मसले ने, इस प्रॉब्लम ने हमारे देश में अभी भी एजुकेशन को एक चैलेंज बना के रखा हुआ है।
और जिसकी वजह से हमें दो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता कि लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, हमारे देश में अभी भी अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इंडियन हार्बर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द वर्ल्ड, इंडिया के में हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। प्रेजेंटली नियरली 36 करोड़ पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी इलिटरेट, अभी भी 36 करोड़ लोग हमारे देश में इलिटरेट हैं। द नंबर एक्सीड्स इवन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग अनपढ़ हैं, इतनी तो हम बाकी कंट्रीज की, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की पॉपुलेशन है, जितने लोग हमारे पास अनपढ़ या अशिक्षित हैं। ठीक है जी। दूसरा है इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि पढ़ाई करते समय के साथ साथ आपको कोई स्किल या ट्रेनिंग दी जाए ताकि आप जॉब ओरिएंटेड काम को हासिल कर सको एजुकेशन खत्म होने के वक्त। ठीक है, तो एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी लार्ज डिग्री ओरिएंटेड, थ्रोइंग मिलियंस ऑफ एजुकेटेड यूथ डाउन टू कॉरिडोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मतलब एजुकेशन जो आज की डेट में हमें मिल रही है लोगों को या बच्चों को स्कूल या कॉलेजेस में, वो डिग्री ओरिएंटेड है, वो सिर्फ आपको डिग्री दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे, जिससे क्या हो रहा है कि लाखों पढ़े लिखे युवा जो हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के धक्के खाने पड़ते हैं। एज ए रिजल्ट द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ इज ट्रेंडिंग अप, और इसलिए रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो देश में बढ़ता जा रहा है। ओके, उसके बाद 11th क्या है, जेंडर बाइस। जेंडर बाइस का मतलब तो आप समझते हो कि पक्षपात, लड़का या लड़की में अभी भी भेदभाव है। मतलब फीमेल बच्चों को, लड़कियों को रूरल एरियाज में या बहुत सारे ऐसे जो कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं वो अभी भी अपनी लड़कियों को पढ़ाने में हिचकिचाते हैं, स्कूल्स नहीं भेजते। देयर इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट जेंडर बाइस इन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू मेड एंड फीमेल चिल्ड्रंस। ठीक है, द इनरोलमेंट रेशो इज रिलेटिवली लो फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल कैंडिडेट्स कम है स्कूल में, एंड द ड्रॉप आउट रेशो इज कंसिडरेबली हाई, और उनके स्कूल छोड़ने की जो रेशो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया दस नीड्स अ सब्सटेंशियल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। एजुकेशन सिस्टम में हालांकि बहुत बदलाव आया है लोगों की सोच में भी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रमोट एजुकेशन अमंग वुमेन। ये अभी भी चैलेंजिंग है कि हमारे देश में एजुकेशन फॉर वुमेन को प्रमोट करना पड़ेगा टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ताकि उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी इम्प्रूव हो सके और उनका सोशल स्टेटस भी इम्प्रूव हो सके। उसके बाद क्या है, लो रूरल असेस लेवल। लो रूरल असेस लेवल का मतलब है कि गांव देहातों में अभी भी इसकी कमी है पढ़ाई लिखाई की, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी इन द असेस टू एजुकेशन। द असेस टू लेवल ऑफ कंसिडरेबली लो फॉर रूरल पॉपुलेशन कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है जी। सो प्राइवेटाइजेशन ये एक चैलेंज है। देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। प्राइवेट एजुकेशन हैज टेंडेड टू वाइडन द गल्फ बिटवीन द असेस लेवल फॉर रिच एंड पुअर। कि प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो अमीर है वो तो पैसा खर्च के अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा के अच्छी जॉब्स पे लेके जा पा रहे हैं, लेकिन पुअर लोग अपने बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन, बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से गैप और बढ़ता जा रहा है। देयर इज ऑलमोस्ट ए ड्रॉट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो गरीब बच्चों के लिए अभी भी जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें कमी है, अभाव है उनका। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट का खर्चा अभी भी एजुकेशन पे कम है। गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू स्पेंडिंग नियरली 6%। उन्होंने कमिट किया था गवर्नमेंट ने कि वो जीडीपी का 6% खर्च करेंगे एजुकेशन पे, बट कितना हो पा रहा है, सिर्फ 4 से 5%। दिस पॉइंट्स टू बी द गैप बिटवीन रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज अचीव्ड। ये कितना चाहिए और कितना कर पा रही है सरकार इस मसले पे, ये कम है अभी। ठीक है जी। तो ये सारा था हमारा चैप्टर नंबर 6। ठीक है जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें एक मैंने अभी लास्ट टॉपिक आपको क्लियर किया है, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। या एजुकेशन एक हमारे देश में अभी भी चैलेंज क्यों है, क्योंकि एजुकेशन से ही इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस आ सकती हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो और चैप्टर मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और चैप्टर्स और वीडियो से अपने नोट्स और रिवीजन करते रहिए। ओके जी, डन।